अब देखो भी गोस थ्योरम क्या चीज़ है। अभी गोस थ्योरम ने हमें किस चीज़ के बारे में बताया है। गोस थ्योरम हमें क्या कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज्ड इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विच इज इक्वल्स टू द Q/ε0। ठीक है, या फिर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कहते हैं भी, सरफेस इंटेग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसने हमें क्या बताया है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी, मान लीजिए ये कोई हमारे पास भी क्लोज्ड ये सरफेस है, इसके बीच कोई चार्ज इनक्लोज्ड है। ठीक है, नेट चार्ज जो भी इसके अंदर ठीक है ना रह जाएगा इस क्लोज सरफेस के, इस क्लोज सरफेस से बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रही है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विच इज इक्वल्स टू दी Q/ε0। हमें कुछ अलग से सोल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जस्ट आपने ये चेक करना है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज। अगर 3-4 चार्जेस हैं तो सभी को प्लस करके टोटल चार्ज कितना है, जस्ट Q/ε0। ये हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा। इसके अलावा भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई के साथ, या फिर इसका फार्मूला क्या होता है, E.ds का इंटेग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस। इंटेग्रल के ऊपर ऐसे आपने क्लोज सरफेस का साइन शो कर देना है। सो दिस इज द E.ds का इंटेग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है विच इज इक्वल्स टू द Q/ε0। तो ये हमारी गोस थ्योरम है अभी। ठीक है, इतना होगा क्लियर। तो अब हम लोग गोस थ्योरम को प्रूफ कर कर देखेंगे कि अगर हमने गोस थ्योरम को प्रूफ करना हो तो हमारा क्या उसमें मेथड रहेगा। तो इसका भी छोटा सा प्रूफ है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सिमिलरली कि ये है भी हमारा एक क्लोज सरफेस यानी कि गॉसियन सरफेस। अब इस चार्ज से इस पूरे गॉसियन सरफेस में से पास हो रही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने सोल्व आउट करना है। अब देखो भी गोस थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये चार्ज इस सरफेस के, ठीक है ना, इनक्लोज होना चाहिए, यानी कि उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, सेंटर पर हो चाहे इधर उधर हो उसका कोई इशू नहीं है, और सरफेस की शेप का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस के लिए हमें प्रूव करना सिंपल रहता है, इसलिए हम लोग स्फेरिकल सरफेस को ही हमेशा यूज करते हैं। इतना क्लियर है अभी पॉइंट। चलो अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, अभी सरफेस का एक स्मॉल एरिया एलिमेंट अज्यूम कर लिया, दैट इज दी ds। इस स्मॉल एरिया जो एलिमेंट है भी इसका एरिया है ds। अब देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा रहती है नॉर्मल टू दैट एरिया, तो ये हमारा ds वेक्टर हो गया। इतना क्लियर है। अब इस चार्ज की फील्ड इससे बाहर की तरफ निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इस तरफ होगी भी इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। इतना क्लियर है। चलो अब हमने क्या करना है कि इस डिस्टेंस, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं P और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं भी R। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा भी यहाँ पर एक अरेंजमेंट हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी जो हमने पहले सभी कुछ प्रूफ किया है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, उसका फार्मूला क्या रहेगा भी, दैट इज द E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0। सिंपल जो फार्मूला हमने प्रूव किया था अभी, Q/r² इनटू यूनिट वेक्टर r कैप, जो कि इसी तरफ ही E वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट ये करता है, r कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सो नाउ अब हमें अप्लाई करनी है अभी यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सोल्व आउट करना है। सो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी क्या फार्मूला होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया था गोस थ्योरम में, फाई इज इक्वल टू द इंटेग्रल ऑफ E.ds ओवर ए क्लोज सरफेस। ठीक है, अब देखो भी E और ds दोनों वेक्टर्स ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनमें एंगल कितना रहेगा अभी 0 डिग्री। सो यहां से डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे, सो इट बिकम्स दी E.ds cos 0। ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है अभी 1, सो ये हमारा बच गया फाई यानी कि इंटेग्रल ऑफ E ds। ठीक है, अब देखो E
जो है अभी वो हमारी बाहर आ जाएगी इंटेग्रल से, क्योंकि इंटेग्रल तो ds के ऊपर हो रहा है, हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ds लिया था। सो e आ गया अभी हमारा बाहर, सो इंटेग्रल ऑफ ds। ठीक है, अब e का फार्मूला जो ऊपर हमने सोल्व किया है मैग्नीट्यूड में यहाँ पर यूज कर लेते हैं। सो इट बिकम्स दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई ds क्या है, ds है भी इसका एक स्मॉल एरिया। अब इसका अगर हम लोग इंटेग्रल करेंगे ओवर ए क्लोज्ड सरफेस जो कि स्फेरिकल है, तो क्या अप्लाई होगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है अभी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इंटेग्रल है अभी ds का, इसका आंसर हमारा क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। इतना सिंपल है अभी। अब 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा है q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इट बिकम्स दी q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमने भी प्रूफ ये कर लिया है कि फाई इज इक्वल्स टू दी q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू दी q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यही हमारे गॉस थ्योरम का मेन फॉर्मूला था जो हमने यहाँ से प्रूव कर लिया है। इसके अलावा भी आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि शेप जो है भी वो किसी भी शेप के लिए जो ये थ्योरम अप्लाई हम लोग ये कर सकते हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अब देखो भी हम लोग गॉस थ्योरम को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्व करेंगे। मतलब अब हम लोग ये देखेंगे कि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या हैं, हम इसे कहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो नाउ भी सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम को यूज करके हमारे कूलम्स लॉ को ही प्रूव करते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के लिए भी हम लोग अज्यूम करते हैं अभी, सो हेयर इज अवर चार्ज q1 एंड हेयर इज अवर चार्ज q2, क्योंकि कूलम्स लॉ में होता है अभी हमने टू चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सोल्व करना होता है। तो हमने भी यहाँ पर क्या किया कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया जो कि Q2 वाले पॉइंट से पास होता हो बट Q1 चार्ज को इनक्लोज करता हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब इसी Q2 के पॉइंट के ऊपर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को भी यह कंसिडर कर लिया। इतना क्लियर है। इस पॉइंट का नाम A है, अभी इस पॉइंट का नाम B है। अब इस दोनों को अटैच कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ रहेगी। ठीक है, जो A की इलेक्ट्रिक फील्ड B के ऊपर अप्लाई होनी है, और साथ ही में जो हमने अभी अभी सोल्विंग की थी कि जो ds वेक्टर होता है अभी एरिया वेक्टर होता है वो इसके नॉर्मल रहता है। सो ऑलमोस्ट हमारी सेम डायग्राम है। यहाँ पर r अज्यूम कर लेते हैं, रेडियस ऑफ अवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले हम लोग भी बात करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई विच इज इक्वल्स टू दी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस विच इज इक्वल्स टू दी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो चार्ज इनक्लोज चार्ज तो ओनली हमारा Q1 है, इसलिए हमने यहाँ पर Q1 चार्ज को यूज किया है। इतना क्लियर है अभी। अब E और ds दोनों ही पैरेलल हैं। ठीक है, E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इज 0। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या बन गया अभी E ds cos 0, सिमिलरली जैसे कि हमने पिछले प्रूफ में किया था। ठीक है, अब इस बार हमने E को बाहर निकाला तो इंटेग्रल ऑफ ds बच गया, तो यहाँ पर आ गया अभी Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ds का इंटेग्रल क्या आया था अभी 4 पाई आर स्क्वायर, तो इस टर्म को भी दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ से हमें E का आंसर मिल जाएगा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नीचे जाएंगे 4 पाई और ऑलरेडी नीचे एप्सिलॉन नॉट है, इसको एप्सिलॉन नॉट के साथ लगा दो और आर स्क्वायर को भी Q1 के नीचे लिख देते हैं। सो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। ठीक है, तो ये हमारी पॉइंट B के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी वो हमने सोल्व कर ली है। नाउ अब देखो भी जो पॉइंट B के ऊपर चार्ज है उस पर फोर्स कितनी लगेगी, देयरफॉर फोर्स ऑन चार्ज Q2 ऑन पॉइंट B, सॉरी एट पॉइंट B। ठीक है, अब इसके ऊपर भी फोर्स का फार्मूला क्या होता है अभी चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिंपल फार्मूला हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का।
सो फोर्स इज Q2 चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE। तो Q2 तो है ही, और E का हमने आंसर अभी सोल्व किया है वो यूज़ कर लो, 1/4πε0 Q1 ओवर R स्क्वायर। अब Q2 यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। सो दिस बिकम्स द कूलम्स लॉ का जो मेन फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स का फार्मूला बन जाएगा। इतना क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग जो गोज थ्योरम से भी कूलम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन सिंपल है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारी नेक्स्ट 3 एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक केस एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं। सो भी इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, यानी कि इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है हमारे पास जिसके ऊपर के चार्ज है। हमें इसके सामने किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर भी पॉइंट P है, हम इस पॉइंट P से पास होने वाला एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस को ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से मान लीजिए भी यहाँ पर एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है जो कि यहाँ से इस पॉइंट से पास आउट करता है। ठीक है, और नीचे भी हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से भी हमारा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसकी अज्यूम कर लो भी लेंथ है जो है दैट इज दी L है। ठीक है, तो यहाँ पर था भी हमारा पॉइंट P, तो हमने हमारे पॉइंट P के आसपास एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ये कंसिडर कर लिया। ठीक है, जैसे हमने पिछले प्रूफ में किया था सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को यह कंसिडर कर लिया। अब देखो इसकी जो एरिया की डायरेक्शन है अभी वो इस तरफ रहेगी, तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं DS1 वेक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है भी जो यहाँ से इस तरफ ही जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट पहले की तरह E वेक्टर। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो भी जो सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है इसके कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनकी डायरेक्शन कुछ डिफरेंट रहेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को यह कंसिडर कर लें उसके बेस के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी DS2 वेक्टर। ठीक है, अगर सिमिलरली हम लोग यहाँ पर ऊपर एक एरिया स्मॉल एरिया एलिमेंट को यह कंसिडर कर लें तो उसकी डायरेक्शन भी यहाँ से ये ऊपर की तरफ रहेगी, दैट इज दी DS3 वेक्टर। ठीक है, इतना क्लियर है अभी? अब देखो हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी डायरेक्शंस मिल चुकी हैं अभी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को, एक बेस पर, एक टॉप पर, एक उसके कर्व्ड सरफेस पर। अब हमें इसी के ऊपर गॉस थ्योरम को ये अप्लाई करना है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, सो भी अगर आपको एग्जाम में इसका प्रूफ आता है तो आपने पहले थोड़ी सी इसमें थ्योरी को भी एक्सप्लेन करना है कि कंसिडर ए इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर and draw a Gaussian surface in the cylindrical shape around it and consider a point P, और साथ में आप इन एरिया एलिमेंट्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, फिर अपना मेन प्रूफ आपने शुरू करना है। क्लियर है अभी? तो हर एक आर्टिकल में आप लोग सेम इसी तरह से जो भी आपके पास है, जो भी हम लोग डायग्राम में बना रहे हैं उसको थोड़ा सा इंट्रो में जरूर एक्सप्लेन कर देना। क्लियर है? चलो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम total electric flux is phi, which is equals to integral of E dot ds over a closed surface, which is equals to the charge enclosed by that surface over epsilon naught। ठीक है, तो ये हमने बेसिक फार्मूला भी अप्लाई किया। अब देखो भी क्लोज सरफेस है, यानी कि सारा ही इसका हमने क्लोज सरफेस यूज करना है। अब उसके ऊपर डिफरेंट हमारे पास ds की वैल्यूज हैं, एक है DS1, DS2 और DS3। अब इसके यहाँ पर पार्ट्स हो जाएंगे E डॉट DS1 वेक्टर प्लस E डॉट DS2 वेक्टर एंड प्लस E डॉट DS3 वेक्टर। ठीक है, और इक्वल्स टू दी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी यहाँ से इस तरफ ही आएगी, कंडक्टर से बाहर की तरफ आएगी और यहाँ पर इस तरह से एक्ट करेगी। ठीक है,
और सिमिलरली बेस के ऊपर भी ऐसा ही रहेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ एक्ट करेगी। तो यानी कि DS2 एंड DS3 के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर दी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और DS1 में दोनों ही पैरेलल हैं। तो DS1 में एंगल हो जाएगा अभी 0, सो इट बिकम्स दी E DS1 cos 0 प्लस E DS2 cos 90 एंड सिमिलरली E DS3 cos 90, ठीक है। और इक्वल टू में हमारा वही क्यूब है एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब cos 90 की वैल्यू होती है अभी 0, तो ये दोनों वैल्यूज बन जाएंगी 0। सो ओनली हमारा ये बचेगा अभी E DS1 का इंटेग्रल अंदर चला गया, E बाहर आ गई, ये दोनों 0 0 हैं और इक्वल टू में है अभी हमारा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब DS1 क्या है अभी, DS1 है सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का पार्ट, ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट। सो DS1 का इंटेग्रल क्या आएगा अभी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो DS का इंटेग्रल ये लग जाएगा, अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, ठीक है, 2πr, r हमने इसको अज्यूम कर लिया रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और h की जगह पर इसकी लेंथ क्या यूज की है, दैट इज दी l, ठीक है। 2πRl उस तरफ बन गया अभी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना क्लियर है। अब ये 2πRl इस तरफ जाएगा नीचे की तरफ, तो हमारा आंसर बन जाएगा अभी E बिकम्स Q बाय 2πRl इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो कि स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी भी Q बाय L, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से Q को सोल्व करेंगे, सो Q बिकम्स दी लैम्डा इंटू L, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, सो इट बिकम्स दी लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई 2πRl एप्सिलॉन नॉट, L के साथ L हमारा सोल्व हो गया। सो फाइनली हमें मिल चुका है अभी आंसर E का, E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है। तो ये इसका भी जो फाइनल रिजल्ट हमें मिल चुका है। सो दिस इज दी 2π एप्सिलॉन नॉट, और R है भी नीचे और ऊपर है ओनली लैम्डा। तो मतलब R के अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, यानी कि जितना पॉइंट यहाँ से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही वीक होती जाएगी। सो देयरफॉर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/R, यानी कि R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी E, ठीक है। अगर R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिखा सकते हैं कि R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका ग्राफ कैसा बनता है। सो अभी हमारा फॉर्मूला अभी क्या प्रूफ हुआ है कि E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। सो यहाँ से हमें क्या आइडिया मिला कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R। सो देयरफॉर इसका ग्राफ क्या बन सकता है अभी, अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर रखें भी R यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एंड ऊपर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो ये कुछ हमारा इस तरह की कर्व बन जाएगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इस तरह से हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो नाउ भी अब हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसके सामने पॉइंट P के ऊपर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्व करनी है, यह है पॉइंट P। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इस बार भी हमें सिलेंड्रिकल शेप का एक गॉसियन सरफेस इसके अराउंड ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा गॉसियन सरफेस जो है भी वो यहाँ से ड्रॉ होगा। तो ये दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि हमें इनक्लोज्ड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। तो इस तरफ गया तो इस तरफ से आगे की तरफ यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर देंगे भी अपना गॉसियन सरफेस, ठीक है। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोज द चार्ज, और पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट P, इतना क्लियर है अभी। चलो अब हमें क्या करना है, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन तो चार्ज से बाहर की तरफ होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी E वेक्टर। अब सिमिलरली ये भी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर भी हमें जो है वो एरिया जो हमारे भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उनको अज्यूम करना होगा।
तो इस यानी कि एक जो इसका बेस है उसके ऊपर एक एरिया एलिमेंट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसका एरिया मान लेते हैं इस तरफ जाएगा भी ds1 वेक्टर। सिमिलरली जो दूसरी साइड है भी वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी और हमारा जो भी यहाँ से एरिया वेक्टर है वो भी हमारा सिमिलरली इसी तरफ जाएगा, दैट इज दी ds2 वेक्टर। और एक एरिया वेक्टर भी जो ये जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके ऊपर हम लोग कंसिडर कर लेंगे ds3 वेक्टर। कहीं पर भी आप लोग इसे ज्यूम कर सकते हैं कर्व्ड सरफेस के ऊपर। सिमिलरली जैसा कि हमने पीछे वायर के केस में किया था, सिमिलरली हमने यहाँ पर करना है। सो सेम टू सेम आपने पहले इसकी थ्योरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, ठीक है। तो हमने तो डायरेक्टली गोस थ्योरम का प्रूफ एक्सप्लेन करना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस जो हमने अज्यूम किया है, थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक है, वो क्या रहेगी भी, वो सेम फार्मूला के फाई इज इक्वल्स टू दी ई डॉट डी एस का इंटेग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस विच इज इक्वल्स टू दी चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब तो याद होगी भी स्टेटमेंट इसकी हम लोग 3-4 बार अप्लाई कर चुके हैं, बार बार सेम स्टेटमेंट गोस थ्योरम की। सो नाउ इसके भी हमें पार्ट्स करने होंगे क्योंकि फिर से वही केस है कि ई डॉट डी एस वन वैक्टर प्लस ई डॉट डी एस टू वैक्टर एंड प्लस ई डॉट डी एस थ्री वैक्टर, ठीक है। सभी सरफेस के ऊपर अलग अलग इंटेग्रल के पार्ट्स हो जाएंगे विच इज इक्वल्स टू दी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ डी एस वन एंड ds2 ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पैरेलल हैं, तो इन दोनों केसेस में हमारा एंगल 0 लगेगा, तो कोज 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो जो हमारा भी इस बार ds3 है उसमें कितना एंगल लगेगा, उसमें भी हमारा एंगल लगेगा, ये जो ds3 है दैट इज दी 90 डिग्री है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है और ds3 नीचे की तरफ है। तो इस बार ई ds3 के केस में कितना एंगल है भी 90 डिग्री है, ठीक है। इतना हो गया अभी क्लियर। अब कोज 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से ई आ जाएगी बाहर, तो ds1 का इंटेग्रल और यहाँ से भी ई ds2 का इंटेग्रल, और कोज 90 होता है 0, सो इट बिकम्स दी 0 विच इज इक्वल्स टू दी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भी ds1 क्या है, इस पूरे बेस का एरिया। अब हम लोग यहाँ पर ज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा बेस है भी इसका एरिया कितना है, एरिया है भी इसका a, ठीक है। आप लोग कुछ भी ज्यूम कर सकते हैं, सो इसका एरिया हमने ज्यूम कर लिया अभी a। इतना क्लियर है। अब देखो भी यही एरिया सेम यहाँ पर भी एरिया a ही आएगा, तो ये जो शीट है उसका भी एरिया हमने a ही यहाँ पर सेम ही यूज होगा, इसका एरिया भी a होगा और इस तरफ के भी बेस का एरिया भी a होगा। इन तीनों शेप्स का एरिया सेम रहेगा a, तो इसका मतलब इसका भी इंटेग्रल होकर a बन जाएगा एरिया, और e इंटू यहाँ पर भी इंटेग्रल ऑफ ds2 भी a बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा भी यहाँ से क्या बन चुका है, दैट इज दी 2 टाइम्स EA इन इज इक्वल्स टू दी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी क्लियर। अब ये 2a को हम लोग ओवर में यूज कर लेते हैं और ऊपर हमारा क्या बच गया अभी, दैट इज दी q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सेम भी क्योंकि हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है अभी q बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, तो यहाँ से भी q की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, सिग्मा इंटू एरिया बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, तो a के साथ हमारा a कैंसिल हो गया, सो फॉर्मूला क्या बचा भी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को भी आप लोगों ने ध्यान से याद रखना है, इसमें ध्यान से देखो कोई r वगैरह या कोई यहाँ पर डिस्टेंस यूज ही नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट शीट है उसके सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द शीट, कोई डिस्टेंस नहीं है, हमेशा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहने वाली है अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है तो, ठीक है। इतना हो गया भी क्लियर।
तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो भी इसी में ही आप लोगों ने आगे एक और केस याद रखना है कि अगर जो हमने अभी प्रूफ किया है भी वो है इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसकी कि हम लोग थिकनेस को ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मानते हैं, तो इसके लिए हमने प्रूफ किया है भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। तो अगर हमारी इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर हो गया जिसकी के थिकनेस भी हम साथ में यूज करते हैं कि उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है भी, ठीक है, फाइनाइट थिकनेस है, तो उसके दोनों फेसेस के ऊपर ही हमारा जो है वो यहाँ से जो हमारा इंटेग्रल होकर डीएस का वो सोल्विंग होगी, तो वहां से हमारा जो फॉर्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा भी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, कई बार एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम आई हुई है कि अगर एक इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर है, प्लेन कंडक्टर विद फाइनाइट थिकनेस, तो बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर होगी भी इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो वो बनेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हाफ वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर दो फेस आ जाएंगे, इस तरफ का और उस तरफ का, तो यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी वैल्यू। सो भी अब हमारे पास केस है कि अगर हमने दो प्लेन इनफाइनाइट शीट्स को एक दूसरे के पैरेलल रखा हो, तो जो ये जो दोनों शीट्स हैं भी इनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो भी सिंपल सा काम है, तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि दोनों शीट्स के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है। अगर चार्ज का साइन चेंज है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग फार्मूलास को चेंज कर सकते हैं। तो अब देखो भी ये जो सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली जो हमारी सेकंड शीट है, बी शीट है, इससे फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग शो करें तो E2 की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, ठीक है, और सिमिलरली इस तरफ से भी E2 आएगी तो E2 की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, ठीक है। और यहां तक अगर हम लोग चेक करें तो E2 की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। इतना क्लियर है। अगर हम लोग सिमिलरली ए शीट जो है हमारी नंबर 1 शीट है उसकी फील्ड को देखें तो E1 की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, और यहां पर भी अगर हम लोग जाएंगे तो E1 की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, और यहां से भी अगर आप लोग देखेंगे तो E1 की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। इतना क्लियर है अभी, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बाय स्टैंडर्ड अज्यूम कर लें कि जो हमारी भी इस तरफ की डायरेक्शन है दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, और ये जो उस तरफ की डायरेक्शन है उसको हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। तो ये हमने डायरेक्शंस के भी यहाँ पर साइन कन्वेंशंस को यूज कर लिया है सिंपली। सो नाउ अलग अलग हमारे पास भी रीजन बने हैं, वन रीजन दोनों शीट की इस तरफ, सेकेंड रीजन बिटवीन द टू शीट्स, एंड थर्ड रीजन दोनों शीट की जो राइट साइड पर, ठीक है। तो सबसे पहले इन रीजन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। इन रीजन नंबर 1 हमारे पास भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, E इज इक्वल्स टू दी, ठीक है। सो E इज इक्वल्स टू दी, अब दोनों फील्ड की डायरेक्शन है तो सेम साइड पर दोनों ही नेगेटिव साइड पर है। सो दिस इज दी माइनस E1 माइनस E2, ठीक है। अब E1 E2 का भी फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला फार्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा अभी माइनस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा अल्टीमेट क्या फार्मूला बन गया, 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल आया और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हमने अंदर रख लिया। तो अगर हम इस रीजन को शो कर दें भी लेफ्ट साइड, तो ये हमारा बन गया भी E इन द लेफ्ट रीजन। सो दिस इज द फार्मूला। इतना क्लियर है अभी, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड रीजन पर सोल्व करें, ठीक है, तो वहां पर हमारी E क्या बनेगी भी, E1 की डायरेक्शन है पॉजिटिव साइड और E2 की डायरेक्शन है भी नेगेटिव साइड। सो इट बिकम्स दी E1 माइनस E2। सो भी E1 थी हमारी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस आ जाएगा भी सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारा भी अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और इसको अगर मैं नाम दे दूं भी M के साथ यानी कि मिडल पार्ट, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा फॉर दी सेकेंड रीजन। इतना क्लियर है अभी, सिंपल से फॉर्मूले हैं छोटे छोटे। अगर हम लोग थर्ड रीजन की बात करें, ठीक है, तो थर्ड रीजन में दोनों ही पॉजिटिव साइड हैं, तो आप लोगों को सिंपली आइडिया हो जाएगा हमने दोनों को ही प्लस करना है। तो इसको अगर हम लोग राइट साइड का रीजन दे दें तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना सकते हैं आप लोग, 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिमिलरली सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है अभी।
तो ऐसे आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने सभी डिफरेंट रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व आउट कर लिया है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को। इतना क्लियर है? तो इसी का ही आप लोग एक स्पेशल केस भी बना सकते हैं कि अगर दोनों शीट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हों और दोनों के जो भी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो भी सेम हो, तो हम लोग इसे कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। सो नाउ भी अब हमें सोल्व करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास भी दो पैरेलल शीट्स हों बट दोनों की ही सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट हो, तो हम इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। सो भी सिंपल सी हमारी बात है कि यहाँ पर ये हमारी ए शीट है, ये बी शीट है। अब बी के ऊपर चार्ज है भी जो वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव की जो फील्ड है भी वो इसकी तरफ एंटर करेगी, तो यहाँ पर फील्ड इस तरफ होगी E2 और यहाँ पर भी E2 फील्ड इस तरफ एक्ट करेगी। अब ये जो चार्ज है अभी हमारा पॉजिटिव है ए शीट का, इसकी फील्ड भी यहाँ से बाहर की तरफ जाएगी E1 और यहाँ से भी ये फील्ड हमारी बाहर की तरफ जाएगी E1 और यहाँ से भी ये फील्ड हमारी बाहर की तरफ जाएगी E1। ठीक है, अब देखो भी दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम है, तो E1 एंड E2 जो हमारी फील्ड्स हैं वो मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेंगी। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड जो हमारी E1 एंड E2 है वो दोनों का ही आंसर हमारा सेम रहने वाला है भी, दैट इज दी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मैं रीजन नंबर 1, 2, 3 यहाँ पर कंसिडर करता हूँ तो भी क्या होगा। ठीक है, अब रीजन नंबर 1 में दोनों फील्ड ऑपोजिट है, तो हमारी भी टोटल फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और रीजन नंबर 3 में भी सेम केस होगा। ठीक है, दोनों फील्ड ऑपोजिट हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो 0 आ जाएगी। अब जो रीजन नंबर 2 है भी उसमें दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा भी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा भी, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 के साथ 2 हमारा कैंसिल हो गया, सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि ये आगे भी यूज होगा कि अगर दो प्लेन पैरेलल शीट्स हैं विद इक्वल चार्जेस, ठीक है, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी उसका फार्मूला क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी फॉर्मूला यूज होगा, तो आगे भी आपने इसको याद रख लेना है। इतना क्लियर है अभी? अब इसके बाद हमारी जो लास्ट एप्लीकेशन है अभी गोस थ्योरम की, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी स्फेरिकली चार्ज्ड कंडक्टिंग शेल, उसके ऊपर हमें सोल्व करनी है। सो नाउ भी अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, इस पूरे शेल के ऊपर भी चार्ज है मान लीजिए। ठीक है, तो इसके अराउंड किसी पॉइंट P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व आउट करना है। ठीक है, अब भी सबसे पहला केस ये है कि हमने जो है भी वो अपना पॉइंट जो है भी वो हमने कंसिडर करना है व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल। तो मान लीजिए यहाँ पर भी हमारा जो पॉइंट P है। ठीक है, अब हमने क्या करना है भी, इस पॉइंट P में से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना है। उससे पहले इस पॉइंट को O कंसिडर कर लो और इस स्फेरिकल शेल के रेडियस को हम लोग मान लेते हैं भी R। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस जो कि आल्सो स्फेरिकल इन शेप होगा वो हमने ड्रॉ कर लेना है। इस चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के अराउंड हमारा ये गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करना है, जैसे हमने पिछले सभी आर्टिकल्स में प्रूफ किया है। ठीक है, अब यहाँ से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो इस तरफ जाएगी सीधी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, और हमने शुरू से यही बात की है कि जो एरिया वेक्टर होता है भी वो भी परपेंडिकुलर रहता है। अब E और DS हमारे हो जाएंगे भी यहाँ पर पैरेलल। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर भी कुछ चार्जेस शो कर देते हैं। सो नाउ अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम हमारा भी केस नंबर है भी यहाँ पर ये 1। केस नंबर 1 में हमने क्या कंसिडर किया है, पॉइंट P लाइज आउटसाइड दी शेल। ठीक है, आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम। गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी हमारा जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस वो क्या बनेगी भी,
फाई इज इक्वल्स टू दी इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू दी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। सेम फार्मूला जो हम पहले से सोल्व करते आए हैं। सो नाउ ई एंड डी एस एक दूसरे के हैं भी यहाँ पर पैरेलल, सो ये बन गया अभी कोज 0 और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कोज 0 की वैल्यू होती है अभी 1, सो ई हमारा यहाँ से बाहर निकलेगा, सो इंटेग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटेग्रल भी अब क्या आएगा, अब देखो भी गोजियन सरफेस का हमें रेडियस चाहिए, तो यहाँ पर ये जो ds एरिया है भी दैट इज फॉर द गोजियन सरफेस का एरिया। ये जो हमने बाहर वाला स्फीयर बनाया है इसका हमें रेडियस यानी कि इसका हमें सरफेस एरिया यूज करना है, तो इसका हम लोग रेडियस ज्यूम कर लेते हैं अभी स्मॉल r, ठीक है। तो ये जो है अभी वो कैपिटल R है इस स्फेरिकल शेल का रेडियस और स्मॉल r है गोजियन सरफेस का रेडियस। तो यहां पर क्या लगेगा अभी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू दी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर है अभी। अब ये 4 पाई r स्क्वायर ओवर में जाएगा तो वहां पर हमारे लिए आंसर बन गया अभी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है जस्ट एज ए पॉइंट चार्ज, वैसा ही सेम हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाता है। सो दिस इज फॉर दी r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। इतना हो गया अभी क्लियर। आप लोग इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहां तक भी हमारा सही है, ठीक है। सो शेल बिहेव एज ए, सो हियर शेल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, शेल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, ठीक है, कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो इसने हमें जस्ट ऐसा फार्मूला दिया है कि जैसे सारा चार्ज उसके सेंटर पर हो और सेंटर से r डिस्टेंस पर हम किसी पॉइंट पर फील्ड सोल्व कर रहे हैं, तो वही सेम फार्मूला इसने बना दिया है। इतना क्लियर है। अब देखो भी अब आता है केस 2 की बारी। अब केस 2 में हमने क्या कंसिडर करना है, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द शेल, ठीक है, ऑन द स्फेरिकल शेल, यानी कि हमारा पॉइंट स्फेरिकल शेल के ऊपर है, ठीक है। तो भी क्या वैल्यू बनेगी कि हम लोग r यानी कि स्मॉल r और कैपिटल R दोनों ही हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो यहीं पर आ जाएगा अभी, ठीक है, स्फेरिकल शेल के ऊपर ही। तो हम लोग सेम फार्मूले से ही सोल्विंग ये कर सकते हैं। यहाँ पर r की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे भी कैपिटल R। सो ये हमारा भी फिर आंसर क्या बन जाएगा, सेम फार्मूला, दैट इज दी E इज इक्वल्स टू दी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने स्मॉल r को भी क्या पुट कर लिया है, कैपिटल R, तो ये बन गया दिस वन, ठीक है, 4 r इक्वल्स टू दी कैपिटल R। अब इसमें हम लोग आगे भी सोल्विंग ये कर सकते हैं। वी नो दैट एज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल शेल दैट इज इक्वल टू द Q डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल दैट इज द Q डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल का भी एरिया क्या रहेगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से हमें भी फिर क्या मिल गया कि टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू दी 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर E बिकम्स, ऊपर था भी यहाँ पर Q की जगह पर क्या वैल्यू लग जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, और नीचे वैल्यू है अभी हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। अब जो सेम टर्म्स हैं अभी वो हमारी सोल्व आउट हो जाएंगी, ये बच गया अभी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मतलब ऑन द स्फेरिकल शेल तो हमारा सिंपल सा फार्मूला है अभी सिग्मा ओवर ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आता है अभी हमारा थर्ड केस, दैट इज P पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अब देखो जब पॉइंट P स्फेरिकल शेल के भी अंदर है, यानी कि स्मॉल r इज लेस देन r है, तो क्या होगा कि इनक्लोज्ड चार्ज, पहले हम लोग इनक्लोज्ड चार्ज को ही भी चेक कर लेते हैं, तो वो हमारा भी क्या बनेगा। अब देखो डायग्राम पर आते हैं भी वापस, ठीक है।
अब अंदर पॉइंट होने का मीनिंग क्या है कि हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P ये कंसिडर कर लिया है। अब हम लोग अगर यहाँ पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, अब इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है क्योंकि सारे का सारा चार्ज तो यहाँ पर स्फेरिकल शेल के ऊपर है, उसके अंदर तो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, कोई चार्ज नहीं है। सो इस गॉसियन सरफेस के अंदर देयर इज नो चार्ज, सो जीरो इनक्लोज चार्ज है। तो हमारा भी आंसर अब यहाँ से क्या बन जाएगा, सो इनक्लोज्ड चार्ज ही हमारा अगर जीरो हो गया, सो देयरफॉर बाय द गॉस थ्योरम E डॉट ds is 0 by epsilon naught, that is 0. So which implies that electric field is also 0 inside the shell. ठीक है, सो इनसाइड द शेल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और ऑन द शेल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो स्फेरिकल शेल के बाहर किसी पॉइंट के ऊपर है भी E इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। आप लोग भी इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर कर दिखा सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो इसका अगर हमने ग्राफ बनाना हो तो भी वो हमारा किस तरह से भी यहाँ पर बनने वाला है उसको आपने ध्यान से देखना है। सो भी अब हमारा भी यहाँ पर ग्राफ जो है भी वो कुछ बनेगा भी इस तरह से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले भी क्या करना है कि जो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपना एक्स एक्सिस के ऊपर, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ पर है भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या होगा कि जब तक तो भी आर की वैल्यू, ठीक है ना, रेडियस से स्मॉल है, ये वाला केस है, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 रहेगी। तो यहीं पर बन गई कर्व। जैसे ही भी आर की वैल्यू आर के, ठीक है, इक्वल आएगी, यानी कि यहाँ पर हम लोग आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू शो होगी भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मान लीजिए वो सीधी यहाँ से वैल्यू शुरू हुई है, सो यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज दी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे जैसे हम लोग आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर रखेंगे, ठीक है, तो हमारी फील्ड के जो हमने फॉर्मूला किया था भी उसके ओवर में आता है भी आर स्क्वायर, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर है, तो वो इस तरह की शेप यहाँ से बन जाएगी। सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एट दी रेडियस, यानी कि शेल के ऊपर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज दी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और आगे को जाएंगे तो वैल्यू हमारी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये आप लोगों ने केस को याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भी आर इज लेस देन आर, उसके लिए ई हमारी 0 है। ठीक है, और यहाँ पर भी ई हमारी है मैक्सिमम, दैट इज दी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी कई बार आपको एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। इतना क्लियर है अभी? चलो, तो ये था भी आपका गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस, और इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जो चैप्टर है अभी वो ख़त्म होता है। इसमें से सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज, ग्राफ्स मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो इन सभी के भी आंसर्स को आप लोगों ने राइट डाउन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो भी ये कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको स्टेटमेंट्स बनाकर एग्जाम में आ सकती हैं वो सभी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव ये कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं आपको इसकी एक PDF भी साथ में ही शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोग साथ में यूज़ कर लेना। और नोट्स अगर आपने साथ साथ में बनाए हैं तो इन सभी के साथ में ही आंसर्स को सोल्व करने की कोशिश करना। सभी के आंसर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लियर है अभी? तो ऐसे हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।